हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान पार्ट 2 करने वाले हैं। और साथियों, आपको मालूम है कि रंगीलो मारो देश राजस्थान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन, एसओ, एएसओ, एसएसए इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21. What does the National Policy on Disaster Management 2009 emphasize regarding school buildings? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 स्कूल भवनों के संबंध में किस पर जोर देती है? नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट नीति है वो आई थी 2009 में। ये स्कूल भवनों के बारे में क्या बात बोलती है, किस चीज को गौर किया है, स्कूल बिल्डिंग से संबंधित कौन सी बात पर जोर दिया है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर आप पता लगाइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 स्कूल भवनों के संबंध में किस पर जोर देती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग अर्थक्वेक रिसाइलिएंट फीचर्स एंड फायर सेफ्टी मेजर्स। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में ये बात बताई गई है कि स्कूल बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, अर्थक्वेक रिसाइलिएंट फीचर रखने वाली होनी चाहिए, भूकंप प्रतिरोधी होनी चाहिए, साथ में फायर सेफ्टी मेजर्स उनमें अपनाए जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 22। अकॉर्डिंग टू द एनपीडीएम विच ऑर्गेनाइजेशंस आर मेंशन्ड फॉर देयर रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एनपीडीएम के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिए किन संगठनों का उल्लेख किया गया है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिए किन संगठनों का उल्लेख किया गया है एनपीडीएम में? आप ऑप्शन पढ़िए। क्या ए हो जाएगा रेड क्रॉस एंड ग्रीन पीस, या बी उत्तर होगा नेशनल कैडेट कोर्स, एनसीसी एंड स्काउट्स एंड गाइड्स, या सी उत्तर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ एंड यूनेस्को, या डी उत्तर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो कौन सा उत्तर ठीक होगा? एनपीडीएम के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिए किन संगठनों का उल्लेख किया गया है कि या तो स्कूल हो या कॉलेज हो, जब भी आपदा आती है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन से संगठन है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी एंड स्काउट्स एंड गाइड्स। इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपदा प्रबंधन में, ये बहुत मदद करते हैं, कारगर साबित होते हैं। एनसीसी है उनको बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, साथ में स्काउट्स और गाइड्स है वो आपदा प्रबंधन में रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ी उनकी भूमिका हो जाएगी एनपीडीएम के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 23rd। थ्रू विच सेक्शन ऑफ एनपीडीएम द टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन द करिकुलम। एनपीडीएम के किस अनुभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय पर चर्चा की गई है? साथियों, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दिया। एनपीडीएम का मतलब होता है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके कौन से टॉपिक में यानी कि कौन से सेक्शन में डिजास्टर मैनेजमेंट को करिकुलम में शामिल करने के लिए कहा गया है, ये कौन सा सेक्शन बनाया है? हिंदी अर्थ देख लीजिए। एनपीडीएम के किस अनुभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय पर चर्चा की गई है? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 क्लोज फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एनपीडीएम का सेक्शन बनाया गया है, एनपीडीएम ने सेक्शन बनाया है, इसका सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसका सब सेक्शन क्या होगा 6 होगा। और इसमें क्लोज क्या दिया गया है 1 दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है। इस क्लोज के तहत क्या बताया गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को करिकुलम में शामिल किया जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 24th। Which policy calls for a child-centered approach in primary education but lacks specific references to school safety or disaster risk issues? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान करती है लेकिन जिसमें स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम मुद्दों के विशिष्ट संदर्भों का अभाव है? वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण रखती है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखती है
परंतु उसमें स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम के मुद्दों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई संदर्भ नहीं लिए गए हैं। वो पॉलिसी कौन सी हो जाएगी? नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 होगी, या बी हो जाएगी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 रिवाइज्ड इन 1992, या नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इन स्कूल्स, नेशनल पॉलिसी ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान करती है, परंतु उसमें स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम के मुद्दों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, उसके संदर्भ है वो नहीं दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986, जिसको रिवाइज्ड किया गया था 1992 में। एनपी 1986 की एजुकेशन में बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था, परंतु स्कूल सुरक्षा और आपदा जोखिम मुद्दों के बारे में विशिष्ट संदर्भों का अभाव देखने को मिला। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 25। व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी मेजर्स डज द एनपीडीएम इनेबल फॉर स्कूल बिल्डिंग्स? एनपीडीएम स्कूल भवनों के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपाय अपनाने में समर्थ बनाती है? आप ऑप्शन देख लीजिए। What type of safety measures does the NPDM enable for school buildings? तो स्कूल बिल्डिंग को किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स के लिए सक्षम बनाती है, किस तरीके का उसका सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए समर्थ बनाती है? एनपीडीएम स्कूल भवनों के लिए किस प्रकार से सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए समर्थ बनाती है, सक्षम बनाती है? आपने ऑप्शन देख लिया है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा इक्विपिंग विद अप्रोप्रिएट फायर सेफ्टी मेजर्स। स्कूल भवनों के लिए उचित फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो बनाए गए हैं, अपनाने के लिए कहा गया है, किसके द्वारा? एनपीडीएम के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, रंगीलो मारो देश राजस्थान के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए और साथ में ही अपने यार दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। रंगीलो मारो देश राजस्थान के क्वेश्चंस हैं वो स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित है, इसलिए ये क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल 26। What does the Right to Education RTA Act 2009 guarantee to all children in the country? शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 देश के सभी बच्चों को क्या गारंटी देता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। आरटीई अधिनियम है, आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, तो किस तरीके से कौन सी चीज के लिए गारंटी देता है? आरटीई अधिनियम 2009 भारतीय बच्चों के लिए क्या गारंटी देता है? ऑप्शन आपने देख लिया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14, यानी कि 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो किया गया है। किसके तहत? आरटीई एक्ट 2009 के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चा है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हक रखता है। कब तक की उम्र के लिए? 14 साल तक की उम्र के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 27। According to the RTA Act 2009, what is one of the key standards related to school infrastructure in areas with difficult terrain? आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कठिन इलाके वाले क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रमुख मानकों में से एक क्या है? भारत के डिफिकल्ट टेरियन है, कठिन इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां के क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा है स्कूलों का कैसा होना चाहिए, क्या मानक होने चाहिए? आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कठिन इलाके वाले क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रमुख मानक है वो क्या बताए गए हैं? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा एक्सेस टू ऑल वेदर बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग है वो हर मौसम के लिए खुली होनी चाहिए, असेसेबल होनी चाहिए। इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए कि सर्दी या गर्मी या बारिश के समय में वो बंद हो जाए, बर्फबारी हो गई तो असेसेबल नहीं हुई, या बाढ़ आ गई या पानी बरस गया तो असेसेबल नहीं हो। आरटीई अधिनियम में ये मानक बनाए गए हैं कि हर मौसम में हर सीजन में स्कूल है वो असेसेबल हो, खुले होने चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा एक्सेस टू ऑल वेदर बिल्डिंग्स। क्वेश्चन देख लेते 28। What is mandated by the RTA Act 2009 for planning infrastructure and operational functioning of schools? स्कूलों के बुनियादी ढांचे और परिचालन कामकाज की योजना बनाने के लिए आरटीई अधिनियम 2009 में क्या अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन आप देख लीजिए। स्कूलों के बुनियादी ढांचे और परिचालन कामकाज की योजना बनानी है तो क्या अनिवार्य किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है आरटीई अधिनियम 2009 में?
ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फॉर्मेशन है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि बुनियादी ढांचा और परिचालन कामकाज की योजना तैयार करने के लिए आपको एसएमसी बनानी होगी। एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपको तैयार करनी होगी, जो कि बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और विद्यालय के परिचालन में रोल प्ले कर सकती है एसएमसी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 29। हाउ डज द आरटीए एक्ट 2009 एड्रेस द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फॉर स्कूल्स। आरटीई अधिनियम 2009 स्कूलों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भौतिक आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करता है। तो आरटीई में ये बताया गया है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट है या एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट्स है वो किस तरीके का होना चाहिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा तरीका पैटर्न है वो बदला है। मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका हिंदी वर्जन भी बताऊंगा और उसका मीनिंग भी समझाऊंगा। और इस पीरियड में आपको ऑप्शन भी पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन के आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक्टिव बने रहेंगे। अगर मैंने ही सब कुछ पढ़ के सुना दिया तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे। इसलिए आपकी एक्टिवनेस बनाए रखने के लिए ऑप्शन पढ़ने का विकल्प है आपको दिया है। सही उत्तर मैं बताने वाला हूं। अगर आपको सही उत्तर पहले से मालूम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, थ्रू द स्कूल डेवलपमेंट प्लान। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। आरटीई अधिनियम 2009 स्कूलों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भौतिक आवश्यकताओं को कैसे संबोधित करता है। आरटीई अधिनियम में ये बात बताई गई है कि आप एसडीपी प्लान बनाइए, आप एसडीपी बनाइए, प्रत्येक विद्यालय के लिए आप एसडीपी तैयार करिए। एसडीपी का मतलब है स्कूल डेवलपमेंट प्लान आप बनाइए, जिससे कि अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, उपकरण और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 30। व्हाट डू द नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस एम टू अचीव इन इंडिया। राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों का भारत में क्या लक्ष्य हासिल करना है। तो नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस है, इन पर आधारित एक बिल्कुल सेपरेट सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है राजा भर्तृहरि सीरीज। यहाँ पर भी बताया गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपको करना है तो उसके लिए स्कूल सेफ्टी पॉलिसी अपनानी होगी। नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस आए थे 2021 में। इस पर आधारित बिल्कुल एक सेपरेट सीरीज चल रही है। इसके आधार पर भारत में क्या लक्ष्य हासिल करना है। सही उत्तर आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्ट्रेंथन रिस्क रिसाइलियंस ऑफ स्कूल्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। यानी कि विद्यालयों को दुर्घटना प्रतिरोधी बनाना होगा, दुर्घटनाओं को सहन करने की क्षमता वाला बनाना होगा, चाहे तो वो रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हों या अर्बन क्षेत्र के विद्यालय हों। आपदा प्रतिरोधी विद्यालय हैं वो खोले जाएंगे किसके तहत, नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, रंगीलो मारो देश राजस्थान क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन चल रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये स्कूल सेफ्टी से संबंधित है और ये सभी परीक्षाएं आपके स्कूल से संबंधित ही है। डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन, एसओ, एएसओ, एसएसए in EMRS, NVS, KVS, NCT conducted by UPSC and DSSB, CTET, REET and other examinations। देख लेते हैं अगला सवाल 31। In what manner does the RTA Act 2009 address dangers for young children in approaching schools in risky areas। आरटीई अधिनियम 2009 जोखिम भरे क्षेत्रों में स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चों के लिए खतरों को किस प्रकार संबोधित करता है। बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है। छोटे बच्चे डेंजरस रिस्की एरिया में स्कूल जा रहे हैं तो किस प्रकार की गाइडलाइंस है, किस प्रकार के निर्देश हैं वो बताए गए हैं आरटीई एक्ट 2009 में। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। आरटीई अधिनियम 2009 में जोखिम भरे क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए खतरों को किस प्रकार संबोधित किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाई रीलोकेटिंग स्कूल्स अवे फ्रॉम डेंजरस जोन्स। बहुत ही बड़ी बात बता दी गई है कि आरटीई ने ये प्रावधान किया है कि अगर खतरे वाली जगह पर विद्यालय है, जोखिम भरे इलाके में अगर विद्यालय है तो उनको क्या किया जाए, रीलोकेट किया जाए, दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए,
सुरक्षित स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों के ऊपर रिस्क फैक्टर है वो कम से कम हो सके, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे नाजुक बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो खतरे वाली जगह पर जाएंगे तो उनके जीवन है उस पर खतरा हो सकता है, उनके जीवन को नुकसान हो सकता है। इसलिए आरटीई एक्ट ने क्या बोला है कि उन विद्यालयों को रीलोकेट करिए, दूसरी जगह विस्थापित करिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 32। व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ए स्कूल? किसी स्कूल की मान्यता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, स्कूल सेफ्टी पॉलिसी कर रहे हैं। विद्यालयों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उनके बारे में चर्चा की जा रही है, और आरटीई एक्ट में भी बहुत सारी बातें बताई गई है सुरक्षा से संबंधित। यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल की मान्यता के लिए अनिवार्य शर्त क्या होनी चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीए, पीटीए बनाना जरूरी हो जाएगा, पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाना जरूरी हो जाएगा। साथ में ही कंप्लायंस विद सेफ्टी गाइडलाइंस, जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको पूरा करना होगा, उनके अनुसार विद्यालय चलाने होंगे। इसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जिम्मेदारी निश्चित की गई है, अकाउंटेबल घोषित किया गया है कि अगर ये कमी रह जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, ये अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो भी लागू करना होगा। अगर इन सभी में से कोई भी पॉइंट फॉलो नहीं किया जाता है तो स्कूल की रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी, मान्यता नहीं दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो। क्वेश्चन देख लेते हैं 33। How does the RTA Act 2009 ensure that schools meet specified norms and standards? आरटीई अधिनियम 2009 ये कैसे सुनिश्चित करता है कि स्कूल निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करते हैं? तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसके तहत? आरटीई एक्ट के तहत। ये सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है आपको गौर करना है, देखना है कौन सा पॉइंट ठीक हो जाएगा। सही उत्तर आप देखिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। कैसे आरटीई एक्ट 2009 के तहत इंश्योर किया जाता है कि स्कूल्स हैं वो स्पेसिफाइड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग और एस्टेब्लिशिंग नॉन कंप्लायंट स्कूल्स। अगर विद्यालय निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। या एस्टेब्लिशिंग नॉन कंप्लायंट स्कूल्स, यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्म्स है, नियमों का, मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, उस कैटेगरी में स्कूल को रख दिया जाएगा। तो ये इंश्योर किया जाएगा, पहले तो मान्यता नहीं दी जाएगी, और मान्यता दे दी जाती है तो उन मानदंडों और मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कंप्लायंस कर रहे हैं, वो स्कूल अलग कैटेगरी में हो जाएंगे और नॉन कंप्लायंस कैटेगरी के स्कूल अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आरटीई एक्ट 2009 है वो इंश्योर कर रहा है किसको, स्पेसिफाइड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 34। What is one significant role assigned by the RTE Act 2009 to the School Management Committee? आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति को सौंपी गई एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि एसएमसी का गठन किया जाना चाहिए, और एसएमसी है वो क्या कार्य करेगी, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करेगी? आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। setting national education policies, planning infrastructure and operational needs of schools, conducting teacher training programs, managing school sports event exclusively। तो एसएमसी की क्या भूमिका हो जाएगी, कौन सी भूमिका जरूरी हो जाएगी आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ स्कूल। एसएमसी है एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए, साथ में उसको किस तरीके से रन किया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, क्या जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए एसएमसी का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, भूमिका हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान पार्ट 2 का अगला सवाल देख लेते हैं 35। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस? राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों के दायरे में कौन शामिल है? ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों के दायरे में कौन कौन लोग शामिल हो जाएंगे, क्या उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल स्कूल्स इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप और लोकेशन।
मतलब कि नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस के अनुसार इनके दायरे में भारत के सारे विद्यालय आ जाएंगे, चाहे तो उनकी ओनरशिप है वो प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है या कहाँ पर लोकेट है, अर्बन में है रूरल में है, ये नहीं देखना है। सभी स्कूलों को नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस है फॉलो करनी होंगी। भारत के सभी विद्यालय इन नीतियों का पालन करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को तो जरूर बताना है, बेल आइकन को भी दबा देना है जिससे कि नई कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 36। व्हाट इज द प्राइमरी विजन आउटलाइंड इन द नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस? राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। प्राइमरी विजन क्या हो जाएगा नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस का? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम प्रिवेंटेबल रिस्क ड्यूरिंग एजुकेशन। बहुत बड़ी बात बताई गई है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों को और स्टेक होल्डर्स है उनको शिक्षा के दौरान किसी तरीके के खतरे नहीं हो। जिन खतरों से बचाया जा सकता है उनको इंश्योर किया जाएगा, बच्चों को स्टेक होल्डर को की सेफ्टी दी जाए, सुरक्षित किया जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ensuring the safety of children and stakeholders from preventable risk during education। क्वेश्चन देख लेते 37। हाउ डू द स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस एम टू सपोर्ट एजुकेशनल कंटिन्यूटी आफ्टर ए डिजास्टर? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देशों का उद्देश्य किसी आपदा के बाद शैक्षिक निरंतरता का समर्थन कैसे करना है? मतलब कि कोई आपदा आ गई है और आपदा आने के बाद में, डिजास्टर के बाद में स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस क्या बोलती है कि विद्यालय है वो तुरंत ही शुरू कर दिए जाएं, उनकी शैक्षिक निरंतरता बनाई जाए। तो किस तरीके से उसको समर्थन दिया जाता है, कैसे स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस है शैक्षिक निरंतरता को समर्थन देती है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर आप पढ़ लीजिए, क्या उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाई मेंटेनिंग और रिज्यूमिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज पोस्ट डिजास्टर विद इन स्कूल्स। बहुत बड़ी बात बता दी गई है कि जैसे डिजास्टर आता है वो डिजास्टर खत्म होने के बाद में तुरंत ही क्या किया जाएगा, स्कूल है या पढ़ाई की एक्टिविटीज हैं वो चालू कर दी जाएंगी, विद्यालयों को खोल दिया जाएगा जिससे कि बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है, वहां सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। पहले ही आप क्या कर रहे हैं, स्कूलों को अच्छा बना रहे हैं, उनको सेफ्टी मेजर्स अपना करके बना रहे हैं और सेफ्टी मेजर्स के साथ में बच्चों को उन्हीं स्थानों पर सुरक्षित किया जा सकता है। एजुकेशनल एक्टिविटीज शुरू कर देनी होंगी पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटी के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। Which fundamental right as per the Constitution of India is emphasized in relation to the National School Safety Policy Guidelines? भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों के संबंध में किस मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है? क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, या राइट टू हेल्थ केयर के बारे में, या राइट टू एजुकेशन के बारे में, या राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है? राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों के संबंध में किस मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन के मौलिक अधिकार पर राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति दिशा निर्देशों में जोर दिया गया है, बल दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 39। एनपीडीएम सजेस्ट हु शुड बी प्रोटेक्टेड व्हाइल एक्सरसाइजिंग द राइट टू एजुकेशन। एनपीडीएम सुझाव देता है कि शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय किसे संरक्षित किया जाना चाहिए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को आपको समझना होगा। ओनली टीचर्स इन स्कूल्स, ओनली अर्बन स्टूडेंट्स, ऑल चिल्ड्रन एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन एजुकेशन डिलीवरी, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओवरसीइंग एजुकेशन पॉलिसीज। एनपीडीएम सुझाव देता है कि शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय किसे संरक्षित किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑल चिल्ड्रन एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन एजुकेशन डिलीवरी। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं उन सभी को क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए, प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे और टीचर हैं या जो भी मशीनरी राइट टू एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रही है तो इन सभी को क्या करना होगा, आपको सुरक्षित करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज
रंगीलो मारो देश राजस्थान पार्ट 2 का अंतिम सवाल 40। The Hugo Framework for Action (HFA) was a global blueprint for disaster risk reduction efforts with how many years of planning, which was adopted by 168 United Nations member states at the World Summit in January 2005। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन यानी कि एचएफए कितने वर्षों की योजना के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों का एक वैश्विक खाका था, जिसे जनवरी 2005 में विश्व शिखर सम्मेलन में 168 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था। कितने वर्षों की योजना बनाई गई थी एचएफए के द्वारा? ऑप्शन आप देख लीजिए, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 10 ईयर्स। 10 वर्षों का खाका बनाया गया था किसमें? एचएफए में, यानी कि ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। और ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है वो किसके लिए था? आपदा जोखिमों को कम करना, जागरूकता फैलाना। ये शुरू किया गया था जनवरी 2005 में। विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे उनमें से 168 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये खाका है वो कितने वर्षों के लिए बनाया गया था? 10 वर्षों के लिए। कब से लेकर के कब तक? 2005 से लेकर के 2015 तक। इसमें बताया गया है कि डिजास्टर के बारे में नॉलेज देना है, जानकारी देनी है, और डिजास्टर से कम नुकसान हो, जन हानि नहीं हो, जान माल की हानि नहीं हो, इसके बारे में प्लानिंग बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया था एचएफए। एचएफए का मतलब है ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। इस तरीके से साथियों, रंगीलो मारो देश राजस्थान सीरीज पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये अभी शुरुआत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए थे, डीएसएसबी में भी ये पूछे गए थे, और कई सारी पुरानी परीक्षा में भी पूछे गए थे। आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप नॉलेज मंडली पर बने रहिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और डियर फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान के क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।